Hey, hi everyone. Very good evening. मेरा नाम इम्तियाज अहमद शेख है और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं. थोड़ा सा सेटअप में चेंज है. अभी तक जो है मैं घर से ऑपरेट कर रहा था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्रॉपर प्लेस विद अ प्रॉपर बोर्ड एंड अ प्रॉपर क्लासरूम. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन है, दैट इज गोइंग टू बी द सेशन नंबर 6 और इसमें हम सेशन नंबर 5 में जो हमने पढ़ा था, दैट वाज सेशन 5B, उसकी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेशन 6 एंड द टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस. यानी कि वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग इस तरह से, और ये इसका एक्सिस है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड EF due to a uniformly charged circular ring on its axis. ये टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं. इसके हेडलाइन को देखना और कुछ पॉइंट्स को नोट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. जब मैं आपसे कहता हूं इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसका मतलब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो कांस्टेंट है. बट हाउ इज दैट? नो, दिस इज द कैच. वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिंग, देन हाउ कैन वी टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी? In the ring, it should be linear charge density. When I say linear charge density, यानी we are talking about lambda. अब lambda की हम बात कर रहे हैं. So this is the first mistake that we have made. No, it's not surface charge density. It's going to be linear charge density. मैं यहाँ लिख देता हूँ. So linear charge density. और ये linear charge density lambda जो है वो constant है. और इस तरह से हम इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. आगे बढ़ते हैं. ये हमारा रिंग है. इस रिंग पे आप मान लो द टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज Q और इस रिंग का रेडियस है R. दिस इज द पॉइंट P. इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये पॉइंट P जो है वो इस रिंग से परपेंडिकुलर है. व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि अगर आप इस तरह से अपने एक्सिस सिस्टम को कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज योर एक्सिस सिस्टम. ऐसे माना, ठीक है, ऐसे. So this is the x-axis, this is the y-axis, और ये जो बाहर आ रहा है that is the z-axis. तो आपका जो रिंग है वो रिंग आपका x, y, z, वो रिंग आपका y, z प्लेन में है. यानी वो रिंग ऐसा है, इस तरीके से जो मैंने ऐसे बना रखा हुआ है. सो रिंग हमारा ऐसा है y, z प्लेन में, और ये जो पॉइंट P है वो यहां पर है, that is on the axis. तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और पॉइंट P हमें बता रखा है that point P is x distance away from the ring. तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. Now this is a continuous charge distribution. ये discrete charge system नहीं है, बट हमने continuous charge distribution में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि आप continuous charge distribution को आसान बनाने का तरीका क्या होता है. एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर लो. वो एलिमेंट या तो लीनियर होगा, या तो एरियल होगा, या तो वॉल्यूमेट्रिक होगा. यदि वो एलिमेंट लीनियर है तो उसका चार्ज हो जाएगा, उसका एलिमेंट का डायमेंशन हो जाएगा dx, dr, dy, dz, जैसे भी आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहो, और उसका चार्ज हो जाएगा dq. उस dq चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है. अब आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे अंडर अप्रोप्रिएट लिमिट, और इंटीग्रेशन करने के बाद जाकर के हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस केस. मैं क्या करने वाला हूं, आई एम टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट. ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, रेड कलर से इसको मार्क कर रखा हुआ है, और छोटा सा एलिमेंट है तो उसका चार्ज हो जाएगा dq. यहां पर ये जो स्मॉल dq है, ये dq आपका हो जाएगा एलिमेंटल चार्ज, एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज. इसके वजह से आप पॉइंट P पर पहले फील्ड लिखो. अब ये एलिमेंटल चार्ज है ना, दिस
इज समथिंग जहां पर मैं कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं, बिकॉज कूलम्स लॉ किस पे वैलिड होता है, पॉइंट चार्ज पे, और आपका ये एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है, तो इसके वजह से मैंने जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया। ये डॉटेड लाइन से हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी दिस, जिसे मैंने बोला डी ई। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट डी क्यू। अब जो है मैं इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो इस तरह से एक्सटेंड करो वर्टिकली ऑपोजिट मानते हुए, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब क्या करोगे आप लोग, डीई को रिजॉल्व कर दो। इसका बहुत मतलब है, रेजोल्यूशन में क्यों कर रहा हूं, बिकॉज रिजॉल्व करने से हमारी कैलकुलेशन आसान होने वाली है। एंड हाउ विल दैट हैपन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने डीई को रिजॉल्व किया दो पार्ट में, ये बन गया मेरा डीई कॉस ऑफ थीटा, और ये बन गया मेरा डीई साइन ऑफ थीटा। यानी कि मुझे टेक्निकली डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है और डीई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है, लेकिन क्या दोनों को इंटीग्रेट करना है, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखना, जिस तरीके से आपने यहां पर एक एलिमेंट चूज किया है, आप मान सकते हो कि इसका एकदम काउंटर एलिमेंट ऑपोजिट यहां पर भी पड़ा होगा, और इस काउंटर एलिमेंट की वजह से आप अगर फील्ड प्लॉट करने की कोशिश करते, जो कि मैं रेड से दिखा रहा हूं, तो वो आप इस तरीके से प्लॉट करते हैं, और जब आप इस तरीके से प्लॉट करते तो उसको रिजॉल्व करते तो उसका एक ये कंपोनेंट आता और उसका एक ये कंपोनेंट आता। आप देख रहे हैं इसके वजह से ये फील्ड है और इसका कंपोनेंट है डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा, इसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। आपको दिखेगा कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कट करते हैं, यानी कि मुझे इस केस में अगर इंटीग्रेट करना होगा तो सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना होगा। अब यहां पर जो मैंने काउंटर एलिमेंट बनाया था वो सिर्फ आपकी समझने के लिए मैंने बनाया, उसको हम आगे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ समझना था कि मुझे दोनों को इंटीग्रेट करना है कि सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। अब सिंस हम समझ चुके हैं तो उस चीज को मैं हटा दूंगा। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, सो लेट मी टेक दिस ऑफ। ये मैंने हटा दिया इस तरीके से, ये हटा दिया, ओके बढ़िया, और ये भी हटा दिया। तो अब मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या इंटीग्रेट करना होगा, डीई कॉस थीटा। तो मेरा फाइनली जो टर्म निकल कर आया दैट इज डीई कॉस थीटा, और इसे मुझे इंटीग्रेट करना होगा। अब डीई की वैल्यू लिखते हैं, ये डीई की वैल्यू कितनी होगी, डीई दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू डी क्यू, और जो छोटा सा चार्ज सेलेक्ट किया था ना यहां पर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड एज पर कूलम्स लॉ इट विल बी रिटन एज k डी क्यू अपॉन इस डिस्टेंस को आप मान लो r, सो इट्स गोइंग टू बी k डी क्यू अपॉन r स्क्वायर। बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, ये तो हमारा कैपिटल R हो जाएगा, एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द रिंग। यहां लेकर आ जाओ और इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा डीई की जगह पर k डी क्यू अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। अब यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने लिख दिया k cos थीटा, क्या लिखोगे आप, इफ यू लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं यहां पर बनाऊं तो आपको दिखेगा कि ये एंगल जो है वो थीटा है, ये वैल्यू जो है मेरी x है, और ये वैल्यू है जो मेरी r है। तो अगर मैं यहां से cos थीटा लिखूं तो मुझे cos थीटा दिखेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज x अपॉन r। इस वैल्यू को यहां ले आओ, सो वी हैव गॉट k dq अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा हो गया हमारा x अपॉन r। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे दिखेगा, k dq, और इनफैक्ट ऐसे लिखते हैं k x अपॉन r क्यूब इंटू डी क्यू। अब यहां पर देखना, यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं,
इंटीग्रेशन तभी ही सक्सेसफुली किया जा सकता है जब आपका वेरिएबल सिर्फ एक हो। मैं यहां पर वेरिएबल दिख रहा हूं तो मुझे एक नहीं तीन तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, क्यू एक्स आर। अब एक्स वेरिएबल नहीं है, दिखने में ऐसा लगेगा कि वेरिएबल है पर वो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैंने पॉइंट पी दे दिया इसका मतलब मैंने एक्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया। फिर से एक बार, एक्स दिखने में लगेगा कि वेरिएबल है बट वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी। अगर मैं आपको डिफाइन कर दूं कि भाई पॉइंट पी ये रहा, ये आपका पॉइंट पी है, तो उस केस में एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई, राइट। तो अब जो है आप देखेंगे तो एक्स यहां पर कांस्टेंट है। अगर आपका एक्स फिक्स हो गया, ये रेडियस पहले से फिक्स था, तो आपकी आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिक्स, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, सो दिस टर्न्स आउट टू बी कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में देयर इज ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज द चार्ज स्मॉल dq, तो हमें सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख लेता हूं, और ये कैसा दिखेगा, वी हैव गॉट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड dex। एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं dex, और ये मिला है हमें de cos ऑफ थीटा, और सिंप्लीफाई करते करते इसकी वैल्यू आ चुकी थी k। x को मैंने x ही रखा, r को मैं लिख सकता हूं एज पर पाइथागोरस थ्योरम, r कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका मुझे क्या करना होगा, q, और ये रहा मेरा dq। तो यहां से मुझे दिखेगा, अब मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं लिखूंगा ex इंटीग्रेशन k x dq अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो इंटीग्रेशन का फंडा क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर निकालो एंड यू आर एबल टू सी दैट दिस इज अ कांस्टेंट, क्योंकि k कांस्टेंट है, x मैंने बता दिया कांस्टेंट है क्योंकि पॉइंट p फिक्स हो चुका है, और कैपिटल R तो कांस्टेंट ही था, तो इसको आप बाहर निकालो। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा ex इज इक्वल टू k x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द होल रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन dq। और अगर आप इस एलिमेंटल चार्ज dq को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, छोटे 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 एलिमेंटल चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा चार्ज। तो ये इंटीग्रेशन हमें पहुंचा देगा कैपिटल Q की तरफ। तो फाइनली फॉर्मूला बनकर आता है दैट Ex इज इक्वल टू k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। ये हो गया फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इस फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दिस फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। अगर मैं डायग्राम को दोबारा बनाना चाहूं तो ये अगर मेरा रिंग है और ये मेरा एक्सिस है और ये पॉइंट B है, तो ये मेरा फील्ड कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा एज Ex इज इक्वल टू k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। एंड इन दिस केस क्या है, इन दिस केस कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज, x इज द डिस्टेंस, this distance is x, point P ka on the axis, and capital R is the radius and capital Q is the charge. That's how you will remember the formula. Now if the ring is positively charged, अगर ये positively charged है तो field दूर जाएगा, अगर ये negatively charged है तो field पास आएगा। That is how you need to remember। तो ये जो पूरा derivation हमने यहां से लेकर के यहां तक किया, उस derivation का summary जिस्ट ये रहा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सबसे ज्यादा काम आएगा, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं जो अक्सर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज कि हमें बोला जाएगा कि आप एक ग्राफ प्लॉट करो। अब किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करने बोलेगा, वो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो निकाला वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का कर्व प्लॉट करो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का कर्व प्लॉट करो। तो हमें लेट्स से कुछ इस तरीके से मेरा रिंग है, ये मेरा रिंग था और ये मैंने अपनी x एक्सिस बना रखा हुआ है। तो मुझे इस पर्टिकुलर x एक्सिस पे अपने फील्ड को प्लॉट करने की
जरूरत पड़ेगी, ये मुझे बोला गया है। तो रिंग को मैं फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूं और ये रहा मेरा वो सेंट्रल पॉइंट, मुझे वैल्यू से प्लॉट करनी है। किसी भी कर्व को प्लॉट कैसे किया जाता है? किसी भी कर्व को प्लॉट करने के लिए 4-5 चीजों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो चलो x इक्वल टू 0 डालकर देखो। x इक्वल टू 0 डाला, आंसर 0 आ गया, प्लॉट कर दो। x इक्वल टू 0 पे आंसर इज 0। बहुत बढ़िया। ये x एक्सिस है मेरा और ये यहां पर मैंने दिखा रखा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो दिस इज E वर्सेस x। x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 आ गया, दैट इज व्हाट दैट आई ऑलरेडी प्लॉटेड। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है x इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी चेक करो और x इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी चेक करो। आप यहां पर जब x इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी डालेंगे तो क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। खुद सोचना, ज्यादा मैथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिंग से इंफिनिटी पे दूर चले जाओगे तो दूर से आपको वो रिंग एक छोटा सा पॉइंट चार्ज दिखेगा। फिर से एक बार बताता हूं, अगर आप रिंग से दूर चले जाओगे इंफिनिटी पे तो आपको रिंग एक छोटा सा पॉइंट चार्ज दिखेगा। और पॉइंट चार्ज में अगर आप देखेंगे तो पॉइंट चार्ज से इंफिनिटी पे दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? द आंसर इज 0 एंड हेंस आप x इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी लिखेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। x इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी लिखेंगे फिर भी आंसर 0 आएगा। आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो। तो वो कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको यूज करके हम ग्राफ बनाने वाले हैं। उन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। मैं कहां पर अपना ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान से देखना। सो मेरे लिए वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है ग्राफ बनाने के लिए? मेरे लिए वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, फर्स्ट x इक्वल टू 0, सेकेंड x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, थर्ड x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, फोर्थ x इक्वल टू 0 के जस्ट दाहिनी ओर, फिफ्थ x इक्वल टू 0 के जस्ट बाईं ओर, सिक्स्थ क्या इसमें कोई मैक्सिमा है, सेवेंथ क्या इसमें कोई मिनिमा है। ये 7 इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास मौजूद रहे तो मैं बहुत अच्छे से कर्व बना सकता हूं। सो यहां पर मुझे ये पता चल गया कि x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पे भी 0 होने वाला है, x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे भी 0 होने वाला है। बट इससे मुझे 3 पॉइंट मिले हैं, प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर आप x इक्वल टू 0 प्लस डालो, 0 प्लस मतलब कि आप जो है जस्ट बगल का ये पॉइंट चेक कर रहे हो, तो 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो x इक्वल टू 0.00001, ये हुआ 0 प्लस। 0 माइनस क्या होगा? 0 माइनस का होगा मतलब इस पर्टिकुलर ओरिजिन से थोड़ा सा लेफ्ट में। थोड़ा सा लेफ्ट कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू माइनस 0.00001। अब आप इसमें अगर ये वैल्यू डालेंगे तो आपको x इक्वल टू 0 प्लस डालने पे ऊपर पॉजिटिव मिलेगा, नीचे तो पॉजिटिव ही था, यानी x इक्वल टू 0 प्लस पे आपका पॉइंट जस्ट यहां पर आया। सिमिलरली x इक्वल टू 0 माइनस डालोगे तो नीचे तो स्क्वायर है, पॉजिटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव रह जाएगा, तो x इक्वल टू 0 माइनस पे जस्ट ये पॉइंट आया। तो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने अभी तक अपने 5 पॉइंट को प्लॉट कर लिया है। पहला पॉइंट मेरा ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, तीसरा पॉइंट मेरा ये है, चौथा पॉइंट मेरा ये है, यहां पर देखो, और मेरा 5वां पॉइंट जो है वो ये है। तो इस तरह से मैंने अपने 5 पॉइंट को प्लॉट कर लिया है, लेकिन मुझे मैक्सिमा और मिनिमा भी चेक करना पड़ेगा। तो इसमें मुझे देखना होगा कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे डिटरमाइन होगा। तो मैं मैक्सिमा के लिए हमने पढ़ रखा हुआ है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बताता है कि किसी का भी मैक्सिमा मिनिमा पता लगाना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करो और सेकंड डेरिवेटिव में चेक करो कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव की तरफ है कि नेगेटिव की तरफ है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव की तरफ है तो वो मिनिमा हुआ, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव की तरफ है तो वो मैक्सिमा हुआ। चलो करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो देखो कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो आपने kq को बाहर रखा और आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो यू गेट d by dx ऑफ
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। मैं इस चीज को मान के चल रहा हूं कि आपको डेरिवेटिव आता है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख रहा हूं कि डिफरेंशिएट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिखते तो हमें डायरेक्टली वैल्यू क्या निकल कर आती। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और जब इसको 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकल कर आती है प्लस माइनस r अपॉन अंडर रूट 2। अब ये डेरिवेटिव जो पार्ट है वो मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं कि आप इसको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करोगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तुम्हें ध्यान में होगा d बाई dx कर रहे हो तो u बाई v वाला रूल लगाओगे, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, और जब ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आता है। नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज, यहां पर वीडियो पॉज करो, खुद डिफरेंशिएट करो और देखो कि 0 करने पर इसका आंसर x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2 आता है कि नहीं। अब r क्या है यहां पर? r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ योर रिंग। तो ये तो मैंने डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकाल दी, तो मैं इसे भी हटा रहा हूं। अब आप लिखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे। आप इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो आप लिखेंगे d बाई dx ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि de बाई dx। अब आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जैसे d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इज 2x, बट अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो d बाई d ऑफ x स्क्वायर इज 2x, फिर d बाई dx ऑफ 2x, आंसर इज 2। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसमें आप वैल्यूज डालेंगे। एक बार आप x इक्वल टू प्लस r बाई रूट 2 डालेंगे और एक बार आप x इक्वल टू माइनस r बाई रूट 2 डालेंगे, और देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। जब आप x इक्वल टू प्लस r बाई रूट 2 डालेंगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये चेक कर लेना, मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर था। और x इक्वल टू माइनस r बाई रूट 2 डालोगे तो आपको पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका? इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि this corresponds to maxima and this corresponds to minima। बढ़िया, यानी x इक्वल टू r बाई रूट 2 ही मेरे लिए एक बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट था, x इक्वल टू r बाई रूट 2, एंड सिमिलरली सिमेट्रिकली यहां पर x इक्वल टू माइनस r बाई रूट 2 भी मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। जब आप x इक्वल टू r बाई रूट 2 डालेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी निकल कर आती है। आप x इक्वल टू r बाई रूट 2 यहां पर डाल के देखना, यू विल एंड अप गेटिंग कि इसका वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगा। तो आप जब अपने कर्व को देखेंगे तो आपको कर्व ऐसा दिखेगा, इट विल गो अप लाइक दिस, फिर यहां से फॉल करेगा और इंफिनिटी तक पहुंचेगा और इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा, और यहां पर इट विल गो लाइक दिस सिमेट्रिकली, फिर यहां पर फॉल करेगा और ये इंफिनिटी पे फिर से 0 हो जाएगा। अब यहां पर तुम सोचोगे कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिखाते हो और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव दिखाते हो। समझने की कोशिश करना, जब भी हम कर्व प्लॉट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइटवर्ड है, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइटवर्ड है तो पॉजिटिव लिखना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्टवर्ड है तो नेगेटिव लिखना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी ध्यान से सोचना, ये जो रिंग था वो यहां बना हुआ है, और उस रिंग को अगर आप देखो तो रिंग के दाहिनी ओर फील्ड इज टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, रिंग के बाईं ओर लेफ्ट साइड पे द फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट व्हिच इज नेगेटिव, एंड हेंस you see a positive curve here and a negative curve here। यहां पर पॉइंट्स अपने प्लॉट कर दो, ये रहा आपका छठा पॉइंट which is maximum, और ये आपका हो जाएगा सातवां पॉइंट which is minimum। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट्स को यूज करते हुए अपने कर्व को प्लॉट किया। The learning of the question is, डेरिवेशन पॉज करो, एक एक स्टेप अपने हाथ से लिखो, खुद से कैलकुलेशन करो, और जो जो चीजें बोर्ड पर दिख रही है उससे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, खुद से करो और देखो कि मैं गलत तो नहीं, मुझे भी चेक कर लो यहां पर आकर के, और खुद से करो। ये डेरिवेशन करने के बाद आपको मिलेगा फाइनल फॉर्मूला। यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस, इसको याद रखो
कैसे याद रखोगे? पहले तो फॉर्मूला याद करो, रट लो, लेकिन एक एक टर्म का मतलब जानना कि आपका जो है कांस्टेंट है 1/4πε0, q टोटल चार्ज ऑन रिंग है, x p पॉइंट का रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, और r कैपिटल R आपका जो है रेडियस ऑफ द रिंग है। और इस तरीके से डायग्राम के साथ फॉर्मूला याद रखो और उसके साथ इस कर्व को याद रखो और इसके पॉइंट्स को याद रखो, एंड दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged circular ring on its axis having a charge capital Q and radius R, and the axis per distance is x. Please note, hi, this is the continuation of electrostatics 6th part. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस। इस पार्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें हम रिंग की जगह वी आर टेकिंग अ डिस्क, हमने डिस्क ले लिया। सो नाउ विल हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर? एक्सिस पर। किस केस में? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मैंने बताया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब क्या होगा? द चार्ज डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, एंड इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क। और अगर आप डिस्क की बात करोगे तो डिस्क पे द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, नॉट लेंथ और वॉल्यूम। So in this case we are talking about sigma, which is going to be surface charge density, and this will be nothing but constant. क्यों constant? क्योंकि uniformly charged है। surface charge density क्यों? क्योंकि डिस्क है। तो यहां पर हम बना लेते हैं डिस्क को। So ये हमारा डिस्क हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब दिखने को तो तुम्हें पिछले केस की तरह ही दिख रहा है, इट्स अ रिंग सॉर्ट ऑफ तुम्हें दिख रहा है, बट थोड़ा सा इसका एरिया को मैं शेड कर देता हूं, हल्का सा शेडिंग करते हैं, एकदम स्लाइट अमाउंट ऑफ शेडिंग। लेट मी यूज अ ग्रीन मार्कर फॉर दैट। सो मैंने इसको इस तरह से शेड कर दिया है। शेड करने से आपको लगेगा कि हाँ ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह से मैंने शेड किया। एंड दिस इज द एक्सिस, ये पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये हमारा जो है डिस्क है, और इस डिस्क के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नाउ हाउ डू वी डू दैट? इट्स अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई इसमें टोटल चार्ज जो है Q है, और चलो सिग्मा ही मान के चलते, सिग्मा दे रखा हुआ है और इसका रेडियस जो है वो R है। पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मुझे सिलेक्ट करना होगा एलिमेंट, और यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक हमने जो भी एलिमेंट सिलेक्ट किया वो एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज हुआ करता था, और पॉइंट चार्ज पे आप कूलम्स लॉ के हिसाब से लिख देते थे कि dq upon r square was dq was the elemental charge। लेकिन पॉइंट चार्ज से आपने रॉड बनाई, पॉइंट चार्ज से आपने सर्कुलर आर्क बनाया, पॉइंट चार्ज से आपने रिंग बनाया, लेकिन पॉइंट चार्ज से आप डिस्क नहीं बना पाओगे, क्योंकि डिस्क पे सरफेस, पूरा सरफेस कवर्ड है। बना सकते हो बट बहुत मेहनत लगेगी। तो सबसे अच्छा एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसके बारे में जानकारी हो और जिसको रिपीट करने से आसानी से डिस्क बनाया जा सकता है। सोचो कि वो एलिमेंट क्या होगा। थिंक अबाउट इट। अब क्या करना है? सीधा ऐसे नहीं है कि भाई विल जस्ट लुक इनटू द सॉल्यूशन और डेरिवेशन आ गया। नो, पॉज द वीडियो, सोचो। माय क्वेश्चन इज कि एक डिस्क को बनाने के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट क्या होगा? पहली चीज जिसकी जानकारी हो, सेकंड जिसको बार बार यूज करने से डिस्क बन जाए आसानी से। पॉज करके सोचो, रिज्यूम करो। चलो मैं बताता हूं। इस केस में मैं यूज करने वाला हूं एक रिंग, क्योंकि रिंग को बार बार रिपीट करने से बन जाता है डिस्क। कैसे? ध्यान से देखो। यहां पर मैं जो है थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा इस तरीके से, और ये मैंने बोला स्मॉल आर लिया, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने एक रिंग को चूज किया। ये रहा मेरा रिंग। मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक रिंग को चूज किया, बट इस रिंग की मैंने कुछ थिकनेस रखी। वो थिकनेस अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। ये इस तरीके से मैंने रिंग चूज किया है, और ये इस तरह से इसकी थिकनेस भी मैं दिखा देता हूं। बहुत बढ़िया।
तो ये हमारा रिंग हो गया। मैं इसको शेडिंग कर दे रहा हूं ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर से मैंने इसको शेड कर दिया है और आर डिस्टेंस पे जाकर रिंग सेलेक्ट किया। और इस रिंग की थिकनेस को अगर आप थिकनेस दिखाना चाहोगे तो यहां से दिखा दो, ये देखना, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द थिकनेस ऑफ द रिंग, और इसको मैंने बोला डी आर। आर डिस्टेंस पर रिंग बनाया, डी आर थिकनेस का। इस रिंग को अगर अलग से देखना चाहो तो कैसे देखोगे, ये रहा आपका पॉइंट P और उसकी एक्सिस पर ये बन गया है आपका रिंग, दैट इज योर रिंग। दिस रिंग हैज सम थिकनेस। अब तुम बोलोगे कि सर रिंग क्यों चूज किया, मैं बताऊंगा रिंग इस वजह से चूज किया कि इसकी जस्ट पिछले वाले डेरिवेशन में रिंग की तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, एंड व्हाट वाज दैट, k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2। पता है ना, यूज करो। क्यों वापस सब कुछ स्क्रैच से शुरू करोगे, जो अभी एस्टैब्लिश कर लिया है पिछले लेक्चर में, जिसको डिराइव कर लिया है उसको दोबारा यूज करेंगे, है ना। वी विल बिल्ड अपॉन, क्यों हमेशा जमीन से शुरू करना, है ना। लेट्स बिल्ड अपॉन द रिजल्ट्स दैट वी ऑलरेडी हैव। तो ये बन गया मेरा एलिमेंट, और इस समय जो मैंने एलिमेंट चूज किया है दैट एलिमेंट इज नथिंग बट अ रिंग। अब ये रिंग एलिमेंट बन गया है, तो इस रिंग एलिमेंट का जो चार्ज होने वाला है वो चार्ज होगा dq, क्योंकि एलिमेंट है तो एलिमेंट का चार्ज dq। अब ये dq निकालेंगे कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट आप ध्यान से देखना, ये रिंग है जिसका रेडियस आपको दिख रहा है स्मॉल r, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर आपके डिस्क का रेडियस है, इसका रेडियस देखो क्या दिख रहा है, स्मॉल आर। तो इसकी वजह से आपने पढ़ रखा है द फील्ड इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। dq एलिमेंट है तो फील्ड होगा de, और उसकी वैल्यू होती है k। वहां पर क्या था q, यहां पर होगा dq। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x, सो k q की जगह dq x अपॉन x स्क्वायर प्लस कैपिटल R नहीं स्मॉल r, द होल स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2। ये आपने अपने रिंग एलिमेंट की वजह से लिख लिया। अगर नहीं याद आ रहा है तो जाकर के डेरिवेशन देखो जिसमें हमने रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव किया हुआ था। तो मैंने रिंग के लिए लिख लिया। अब इसमें क्या चीज वेरिएबल है, ध्यान देना, वेरिएबल पहचानो। अगर वेरिएबल देखोगे तो आपको दिखेगा ये रहा वेरिएबल dq और ये रहा वेरिएबल r। क्यों, x फिक्स होगा ना, पॉइंट p अगर मैंने तुमको बता दिया, पॉइंट p मैंने अगर तुमको बता दिया तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो अब जो है मुझे दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में रिड्यूस करना और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब वो कैसे करेंगे समझते हैं। जगह की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए मैं जो है ये वाला पार्ट रख कर और सिग्मा वाला हटा रहा हूं, ये तुम समझ चुके हो, नोट कर लेना तुम इसको पीछे जा करके। अब ये रिंग का मुझे चार्ज निकालना है और इस रिंग में चार्ज लेंथ पे नहीं एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये रिंग जो है इसका सरफेस एरिया है। ध्यान से देखो, ये शेडेड रीजन सरफेस यहां नहीं दिखा रहा, यहां नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहां मुझे आसानी से दिख रहा था। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सी रिंग बना दी यहां पर मैंने। हावेवर तुम अगर ध्यान से देखो तो इस रिंग का यहां पर शेडेड एरिया है, तो इसका मैं चार्ज कैसे निकालूंगा। अब मुझे डिफाइन किया गया था सिग्मा, और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी से किसी एरिया को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। बट वो एरिया कैसे आएगा, वो एरिया पहचानते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये जो रिंग है ना, इस रिंग को यहां से ऐसे काट दो और काट करके दोनों एंड को पकड़ के खोल दो। फिर से इस रिंग को यहां से काट दो, काट करके दोनों एंड को पकड़ के खोल दो, तो आपका जो एलिमेंट है, यहां पर एलिमेंट की बात करने जा रहा हूं मैं, वो आपका एलिमेंट ऐसा दिखने लगेगा। ध्यान से देखना अच्छे से एकदम, यही आपका रिंग एलिमेंट है। ये कैसे बना, ध्यान से देखो, यहां पर पकड़ा मैंने, काटा इसको और ऐसे खोल दिया, तो इस तरह से बन गया। ये जो थिकनेस है वो है dr, और ये जो लंबाई है वो हो जाएगा सरकमफरेंस इसका, और सरकमफरेंस हो जाएगा 2 r।
ठीक है, नहीं समझा रिवाइंड करके देख लो, थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है ये, समझ में आ जाएगा। अब मुझे इसका एरिया अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली कैपिटल ए नहीं लिखूंगा, स्मॉल डी लिखूंगा, एलिमेंटल एरिया, तो मैंने डीए लिख दिया। अब ये कैसा दिख रहा है, दिस लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी लंबाई कितनी है 2 पाई स्मॉल आर, इसकी चौड़ाई कितनी है डी आर। देखो मिल गया मुझे लेंथ इनटू ब्रेथ, एलिमेंटल एरिया। अब लिखते हैं इसका चार्ज, चार्ज कैसे लिखा जाता है, dq इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू द एरिया। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई आपका पानी का जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर ml, तो मैंने बोला अच्छा 1 ग्राम पर ml है, तो बताओ 15 ml में कितना होगा, 15 ग्राम, 1 ग्राम पर ml इंटू 15 ml। तो इस तरीके से मैंने इसका जो है चार्ज निकाला, तो इसकी चार्ज मुझे पता चलेगी, देयरफॉर dq की वैल्यू निकल कर आ रही है मुझे यहां पर सिग्मा dA कितना है मेरे पास 2 पाई r dr। अब इसको ला करके करो यहां पर सब्स्टिट्यूट, और फिर हमारा जो है इंटीग्रेशन का खेल शुरू हो जाएगा। तो यहां पर ला करके इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको, dq को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट डू वी हैव इन दिस केस, वी हैव dE जिसकी खोज हम कर रहे हैं, दिस k dq which is going to be sigma 2 pi r dr, very nice, into x, the whole upon x square plus r square the whole raised to 3 by 2। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल कर आ गई, लेकिन यहां पर अभी भी ये r जो है ना वो वेरिएबल है, बट एक चीज बड़ी अच्छी हो गई कि ये सिंगल वेरिएबल बचा r, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। तुम्हें याद होगा कि चाहे आप इंटीग्रेशन की बात करें या फिर डेरिवेटिव की बात करें, दोनों ही के केस में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, बिकॉज देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट वी ऑल नो, राइट। तो इसको थोड़ा ट्रिगो का इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे चलो यहां पर आकर देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को, P पॉइंट को इससे कनेक्ट करूं, ऐसे कनेक्ट करता हूं, अगर मैं इस P पॉइंट को इसको इस तरह से कनेक्ट करूं तो ये ट्रायंगल कैसा दिखता है, ये ट्रायंगल मुझे ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ऐसे। ये मेरा स्मॉल r है, ये मेरा x है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इस एंगल को आप मान लो थीटा, सिर्फ मान लो, ठीक है, इस एंगल को मान लो थीटा, तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, हाउ विल यू बी एबल टू राइट द वैल्यूज इन दिस केस। तो फिलहाल के लिए इसको नोट करो एंड मेक द डायग्राम वगैरह सारी चीजें नोट करो, एंड देन वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग ये राइट एंगल ट्रायंगल के लर्निंग को हम वहां पर डिप्लॉय करने वाले हैं, एंड विल सी कि फाइनल फॉर्मूला जो है वो क्या निकल कर आएगा। तो लेफ्ट साइड नोट कर लो, आई नीड सम स्पेस टू मेक द ग्राफ ऑन द राइट साइड एज वेल। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट, देखते हैं एक बार। यस, एक काम करते हैं, यहां से अगर आप देखें तो आप लिख दो tan ऑफ थीटा, एक बार लिख के देखो, tan थीटा हो जाएगा r अपॉन x which is r upon x। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें, therefore r is equal to x tan of theta। बहुत बढ़िया, r equal to x tan theta आ गया। चलो अच्छा, r equal to x tan theta आ गया। अब जो है मैं एक और चीज कर रहा हूं यहां पर, अगर r equal to x tan theta है तो dr by d theta क्या होगा, करके देखते हैं। dr by d theta हो जाएगा x, तो कांस्टेंट है, tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो मुझे यहां से पता चलेगा that dr is equal to x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इन दोनों को ले जाओ और यहां पर कर दो सब्स्टिट्यूट। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, k सिग्मा 2 पाई, r की वैल्यू क्या है, x tan ऑफ थीटा, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय dr, dr कितना मेरे पास x sec स्क्वायर
थीटा इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहां पर x द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो प्लस आर स्क्वायर को लिख दो आप एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड इसका 3/2। अब देखना इसमें ना मजा ये आएगा कि सब थड़ा कटने वाले हैं। कैसे? k को ऐसे रखो, 2 पाई सिग्मा ऐसी रख दो, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, एक्स स्क्वायर को, एक्स क्यूब को लेफ्ट में लिया, तो आपको दिखेगा यहां पर एक्स क्यूब, यहां पर क्या बचा आपके पास tan ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई बात नहीं, अब नीचे आ जाओ, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, यदि आप इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो अंदर दिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो नीचे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा द होल रेज टू, देखो ये हमने छोड़ा था 3/2, तो ये निकल कर आ जा रहा है 2 पाई के सिग्मा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट मतलब x, और फिर से एक्स क्यूब इंटू tan ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर का रूट यानी सेक थीटा, फिर क्यूब इज सेक क्यूब थीटा। देखो कितना अच्छा हो, सब कट चुके हैं यहां पर, ये एक्स क्यूब इसके साथ चला गया, अब ये सेक स्क्वायर थीटा इसके स्क्वायर को खत्म कर देगा तो सिर्फ सेक थीटा बचा, तो मेरे पास टर्म बचा है 2 पाई के सिग्मा tan थीटा अपॉन सेक थीटा डी थीटा, which can be written as tan theta is sin theta upon cos theta, sec theta is 1 upon cos theta, तो cos theta डिनोमिनेटर से गया, ऊपर क्या बचा sin theta, so we have 2 pi k sigma sin of theta into d theta। अभी कितना आसान हो चुका है, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन करने के लिए सिर्फ ये बचा, इसके पहले कितना तामझाम था, यहां पर इंटीग्रेशन करने में परेशान हो जाते, कैसे आसान हुआ, दिस थिंग, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। अब जो है फाइनल एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेगा, देयरफॉर E is equal to 2 pi k sigma constant integration sin of theta d theta, sin of theta d theta। अब थीटा पे लिमिटेशन क्या आएगी देखना, यहां पर ये मेरा एलिमेंट था, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिमिट थीटा पे नहीं लगी थी, ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा था, लिमिट थीटा पे नहीं लगी थी, लिमिट आर पे थी। अगर आप लिमिट देखना चाहेंगे तो मैं यहां थोड़ा सा इधर देखता हूं, इसको कंपेयर करके आप देखेंगे, लिमिट्स की बात कर रहा हूं, जो लिमिट्स लगेगी इंटीग्रेशन में हमारी, आपका r इक्वल टू 0, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, तो r इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या होगा, r इक्वल टू कैपिटल R, तो आपका अपर लिमिट क्या हो गया, r इक्वल टू कैपिटल R। बहुत बढ़िया, अब इसको देखो यहां पर r नहीं है, बट यहां पर हमने थीटा से सब्स्टिट्यूट किया है, तो हम r को थीटा से कनेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब जब r इक्वल टू 0 था तो r इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू 0, और r इक्वल टू कैपिटल R हो गया, तो आपको थीटा निकल कर आ जाएगा, आपका थीटा निकल कर आ जाएगा दिस, लेट अस से कि आपका ये एंगल जो है, दिस एंगल है ना, ये एंगल जो है इसको आप मान लो फाई, यानी कि आपका r इक्वल टू r हो गया, तो उस समय थीटा इक्वल टू हो जाएगा फाई। लिमिट समझ में आ गई होगी सबको। अब जो है इस लिमिट को हम अप्लाई करते हैं, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, खास करके एलिमेंट वाला पार्ट, इसको भी रब कर देते हैं। आपको क्या करना है, पीछे जाना है, पॉज करना है, अपने सॉल्यूशन को नोट कर लेना है। तो मैं इसको जरा हटा दूं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2 पाई के सिग्मा
इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा क्या होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हम जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बेसिक मैथ्स में सब हो चुका है। पुट थीटा इक्वल टू 0, पुट थीटा इक्वल टू 5, तो यहां से मिलेगा आपको E इज इक्वल टू 2 पाई, k की वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, यहां पर आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ 5। So finally we got the value as sigma upon 2 epsilon naught 1 minus cos of 5। बहुत बढ़िया। अब फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं इसका, ये फाइनल फॉर्मूला, ये तो डेरिवेशन था, डेरिवेशन जानना अच्छी बात है एडवांस के लिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आना चाहिए। तो फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल फॉर्मूला होगा ये रहा आपका डिस्क, ये रहा x, ये रहा पॉइंट P। तो फाइनल फॉर्मूले में याद रखना कि ये जो एंगल होता है ये होता है फाई, ये होगा फाई, ये होता है आपका r, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, और ये डायरेक्शन में आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ 5। ब्यूटीफुल, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, ये cos phi की वैल्यू लिख देते हैं, तो cos phi की वैल्यू लिख दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos phi एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं ऐसे याद करता हूं क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाता है। अब यहां पर हमारी डेरिवेशन कंप्लीट है। आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे पॉज, सब कुछ करेंगे नोट। अब जो पिछले वाले में किया था ना, ग्राफ बनाया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कैसे कैसे वेरी करता है, वो हमें बताना है। सो सिमिलर तरीके से वापस करेंगे, पॉज द वीडियो एंड देन जस्ट नोट इट डाउन, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये राइट वाला हिस्सा इसका रब कर देता हूं, फिलहाल आप उसको नोट करना शुरू करो, मैं फ्रेम से हट जाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अब जो है इसे रब कर रहे हैं, ओके। सो आवर नेक्स्ट टास्क इज कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस जो है स्मॉल r को प्लॉट करना है। नो सॉरी, नॉट स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x को प्लॉट करना है। ये x है ना, तो अलग अलग टाइम पे वैल्यू क्या क्या निकल कर आएगी। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर देखना फॉर्मूला, ये रहा मेरा फॉर्मूला ना, तो ये फॉर्मूला देखने से आपको पता चल रहा है कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये नेगेटिव वाला पूरा टर्म खत्म हो गया, यानी कि यही बचा। सिर्फ खुद सोचो ना, 1 माइनस समथिंग है, तो यदि ये टर्म जो है आपका, ये टर्म अगर 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए, तो इन दैट केस आपका जो टर्म डिडक्ट होने वाला था, कम होने वाला था, वो गायब हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, द वैल्यू विल टर्न आउट टू बी मैक्सिमम, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, है ना। सो उस केस में आपका x इक्वल टू 0 आपको मैक्सिमा देगा। अब x इक्वल टू में x इक्वल टू 0 प्लस ले लोगे, x इक्वल टू 0 माइनस ले लोगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो x इक्वल टू 0 पर तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, बट प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 प्लस लेंगे तो डिस्क के राइट में है, यानी फील्ड राइट में है, यानी कि पॉजिटिव होगा वैल्यू। x इक्वल टू 0 प्लस लेंगे तो सिग्मा बाय 2, x इक्वल टू 0 पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बचा सिर्फ, बट x इक्वल टू 0 प्लस लेंगे तो राइट में है तो प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। x इक्वल टू 0 माइनस लेंगे तो लेफ्ट में ना, इस डिस्क के लेफ्ट में जाओ, डिस्क के लेफ्ट में जाओगे तो फील्ड लेफ्ट में जा रही होगी, तो लेफ्ट की डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, नेगेटिव। हमने पढ़ रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइटवर्ड है ग्राफ में तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्टवर्ड है तो वी टेक इट एज नेगेटिव। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न, सो आई मे नॉट रीआइटरेट। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वाले डेरिवेशन में बड़े अच्छे से समझाया मैंने इसको। तो यहां पर x इक्वल टू 0 माइनस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
और आप इस कर्व को अच्छे से प्लॉट करेंगे तो इंफिनिटी पे ये 0 हो जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपका कर्व ऐसा जाएगा, आपका कर्व ऐसा जाएगा इंफिनिटी पे 0. दैट इज हाउ यू मेक द कर्व. अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, इसमें वो मैक्सिमम मिनिमम वाला जो कॉन्सेप्ट है उतना करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आपको मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली दिख गया एट x इक्वल टू 0, सो नो नीड टू गेट इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, नो, वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है. यहां तो आप उसको ओरली भी समझ सकते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. दैट वाज द डेरिवेशन पार्ट. In this electrostatics part 6, we studied about two things. The first was electric field calculation on the axis of a ring, and the second thing was electric field calculation on the axis of a disk. In the first case, it was a line charge, lambda. In the second case, it was a surface charge distribution, sigma. Now, we'll be solving a couple of questions in this case, and we'll try to, अपने concept को थोड़ा form करने की कोशिश करेंगे. But the question is not direct. थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन है. आपने ध्यान दिया था जब मैंने वो सारे कैलकुलेशन किए थे तो मैंने डेरिवेशन करते वक्त आपसे बार बार कहा था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये मैं आपके सामने बार बार कह रहा था, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे. लेकिन अब मैं आपके सामने सवाल रखने जा रहा हूं जिस केस में आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म होगा. तो यदि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं लैम्डा की बात करूं विच इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर मैं सिग्मा की बात करूं विच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर मैं रो की बात करूं विच इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, these will not be constant, rather it's going to be variable. यहां पर ये वेरिएबल होगा. तो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने पुट अप करने जा रहा हूं. क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, तो नोट कर लेना इसको. There is a figure which shows circular arc which is non-uniformly charged. So we have got in this question there is a circular arc which is non-uniformly charged. Non-uniformly charged circular arc है. और क्या बोल रखा है हमें? और हमें बोल रखा है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को दिया गया है. The linear charge density is given as lambda is equal to lambda naught cos of theta. ये हमें दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी where theta is measured from the positive x axis. यानी कि इन्होंने जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम ऐसा है. That's the diagram. ये आपका y axis है, ये आपका x axis है. और थीटा का मेजरमेंट कैसे किया गया? थीटा कुछ इस तरह से मेजरमेंट किया गया है कि आप अगर पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा लेंगे तो इस पॉइंट पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा दैट विल बी गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस ऑफ थीटा. ये हमें दे रखा हुआ है. एंड दे हैव आस्क्ड कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क. दे हैव आस्क्ड कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क. आर्क के सेंटर पर, आर्क का सेंटर कौन सा है? आर्क का सेंटर ये है. पूछा गया है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ. ध्यान देना, आपने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा हुआ. इलेक्ट्रोस्टैटिक सेशन 5 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, और उसका फॉर्मूला आया था हमारे सामने 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ फाई अपॉन 2. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था. और वो डायग्राम कैसा हुआ करता था? वो डायग्राम कुछ ऐसा था कि भाई इस तरह से कोई आर्क आपको दे रखा हुआ है और ये आपका सेंट्रल पॉइंट P है, ये एंगल आपका फाई है और ये लैम्डा और ये r है. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली थी हमने वो इस तरह से था कि ये आप एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आती थी E, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट होता था. बट यहां पर वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज ये तब वैलिड था when it was
यूनिफॉर्मली चार्ज था तब ये वैलिड था, बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में इन्होंने बोल रखा है नॉन यूनिफॉर्मली, तो मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, देन आई विल हैव टू डिस्कार्ड दिस, ये मुझे डिस्कार्ड करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल गो टू द बेसिक्स। शुरुआत कैसे होती है किसी भी सवाल की? अगर फॉर्मूला नहीं काम कर रहा, बेसिक्स पे जाओ, जो डेरिवेशन में किया तो वैसे बेसिक पे चले जाओ। डेरिवेशन का बेसिक क्या बोलता है? स्टार्ट विथ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को लेकर के शुरू करो। सो सिंस दिस फॉर्मूला इज नो मोर एप्लीकेबल, मैं इसको हटा देता हूं, हम इसको एलिमेंट लेकर के सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैं यहां से थीटा एंगल पे गया और एक मैंने डी थीटा एंगल माना। डी थीटा एंगल बहुत छोटा होता है और उस डी थीटा की करस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर मिल गया एक पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं, इट्स अ पॉइंट चार्ज। और इस चार्ज को मैंने बोला डी क्यू, और पॉइंट चार्ज है करके मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूं, और कूलम्स लॉ के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगी। सिंस डी क्यू एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखूंगा डीई, और कूलम्स लॉ के हिसाब से इट्स गोइंग टू बी के डी क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आर है ना, क्योंकि ये भी आर है, सो इट्स गोइंग टू बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब डी क्यू को मैं लिखूंगा कैसे? आई विल बी राइटिंग डी क्यू एज लैम्डा इनटू, ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये डी थीटा है और ये वैल्यू आर है और ये डी थीटा है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी आर डी थीटा। दैट इज सर्कुलर आर्क क्या होता है? रेडियस इनटू दी एंगल। तो यहां पर मैंने लिख दिया लैम्डा इनटू आर डी थीटा। अब ये डी क्यू लिख दिया तो फील्ड लिख लेते हैं। फील्ड इज डीई इज इक्वल टू, यहां से के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डीई का आपने जो वैल्यू निकाला है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज दिस। हावेवर ध्यान देना एक बात में, जैसे ही आप इस एलिमेंट को यहां से यहां करते हैं, लेट्स से अगर मैं एलिमेंट यहां लेता तो फील्ड यहां आती, अगर मैं एलिमेंट यहां लेता तो फील्ड यहां आती। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर डीई का जो डायरेक्शन है, इज नॉट फिक्स्ड, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, बिकॉज जैसी ही एलिमेंट की पोजीशन बदलती है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाता है। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स ना हो तो उस केस में हमेशा कंपोनेंट लेकर के सॉल्व करते हैं, उसमें कंपोनेंट लेकर के सॉल्व करते हैं। तो मुझे इसका कंपोनेंट लेना होगा। अब मैं कंपोनेंट कैसे लूंगा? देखो जरा यहां पर, यहां अगर आप देख रहे हो तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये डीई का दो कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा डीई कॉस ऑफ थीटा और ये बन जाएगा डीई साइन ऑफ थीटा। इसको मैं बोलूंगा डीई का एक्स कंपोनेंट और इसको मैं बोलूंगा डीई का वाई कंपोनेंट। क्यों? ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है। तो अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। एक जो एक्स कंपोनेंट के लिए मैं सॉल्व करने वाला हूं, एंड दूसरा जो मैं वाई कंपोनेंट के लिए सॉल्व करने वाला हूं। अब एक्स कंपोनेंट के लिए इट्स गोइंग टू बी डीई एक्स, और डीई एक्स की वैल्यू क्या होगी? डीई कॉस थीटा। डीई मैंने निकाल लिया ना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। वाई कंपोनेंट क्या होगा? ये रहा वाई कंपोनेंट, ये रहा। सो आपका वाई कंपोनेंट हो गया डीई वाई इज इक्वल टू डीई साइन ऑफ थीटा, which is going to be k dq upon r square sin of theta। अब ला करके यहां पर इसकी वैल्यू डाल दो। वैल्यू जब हम डालेंगे तो हमें दिखेगा k अपॉन आर स्क्वायर
dq बराबर लैम्डा r d थीटा, और लैम्डा इज लैम्डा नॉट cos थीटा, सो लैम्डा यानी लैम्डा नॉट cos थीटा इनटू r d थीटा इनटू cos ऑफ थीटा, और ये आपका हो जाएगा k अपॉन r स्क्वायर, dq हो जाएगा लैम्डा नॉट cos थीटा इनटू r d थीटा इनटू sin ऑफ थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, इसको सिंपलीफाई करोगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको k लैम्डा नॉट अपॉन r, कांस्टेंट्स आपने लिया है cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो जाएगा आपका k लैम्डा नॉट बाय r sin थीटा cos थीटा इनटू d थीटा, ये हमारे सामने आ गया। अब यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो इंटीग्रेशन को मैं सिंप्लीफाई कैसे करके दिखा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना, ये पॉइंट है। पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स ना हो तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक करो, इसको रब किया। अब मैं यहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन करने वाला, इधर देखो सिर्फ इंटीग्रेशन, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन मेरे सामने क्या है, cos स्क्वायर थीटा d थीटा, सो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ये मेरे पास पहले आ चुका है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं, क्या निकल कर आ रहा है। cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तुम्हें ध्यान में होगा कि cos ऑफ 2 थीटा अगर तुमने पढ़ा है तो वो होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 द होल अपॉन 2, ठीक। अब इसको इंटीग्रेशन में ले जाकर के डालो यहां पर, अब इंटीग्रेशन में वापस डालोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा की जगह पर cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 1 इंटू d थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रेशन d थीटा, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना निकल कर आ रहा है, ये हो जा रहा है sin ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 यानी 4 प्लस थीटा, ये हो गया मेरा cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, जो कि मैंने वहां से सॉल्व किया हुआ है। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पर कर लेता थोड़ी सी जगह लेकर के, ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा d थीटा। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये नीचे मैंने 2 रखा और ये लिख दिया मैंने 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin ऑफ 2 थीटा, डबल एंगल, सो ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन sin 2 थीटा d थीटा, और ये निकल कर आ गया माइनस cos 2 थीटा अपॉन 4, ये यहां से निकल आ गया। यानी कि अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन अलग से कर लिया है। सो अब इंटीग्रेशन साइन लगाया जाए, एक ये लगा, यहां लगा, एक ऐसे लगा, यहां लगा, लिमिट लगाई जाए तो ये ex हो गया k लैम्डा नॉट बाय r, लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है, लिमिट इज फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, सो इट्स गोइंग टू बी 0 से पाई बाय 2। तो अब जो है ये बॉक्स बना, इसकी इंटीग्रेशन को लिखो, इसका इंटीग्रेशन ये रहा, सो इसको लिखो साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 4 प्लस थीटा फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2। सिमिलरली यहां लगा दो ey इज इक्वल टू k लैम्डा नॉट बाय r, इसका लिख दो माइनस cos 2 थीटा अपॉन 4, और यहां पर लिमिट लगा दो 0 से लेकर पाई बाय 2। यहां जब हम लिमिट लगा रहे हैं तो आ रहा है k लैम्डा नॉट बाय r साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 यानी साइन ऑफ पाई 0, तो यहां से बचा सिर्फ पाई बाय 2, दैट्स इट। और यहां से निकल कर आ रहा है k लैम्डा नॉट बाय r, cos ऑफ पाई बाय 2 रखा तो cos ऑफ पाई यानी माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4 माइनस 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 यानी कि प्लस 1 बाय 4, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा फिर से इस तरीके से, कुछ ये वैल्यू निकल कर आ गई।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 2 कैंसिल, cos ऑफ पाई माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस तो 1/4 माइनस 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 तो माइनस माइनस प्लस, और इसको जब रखा मैंने 0 तो 1/4। तो यहां से x कंपोनेंट आ रहा है मुझे k लैम्डा नॉट बाय 2r, सॉरी ये y कंपोनेंट आ गया, और यहां से आ रहा है मुझे पाई टाइम्स k लैम्डा नॉट बाय 2r। ये हो गया मेरा x कंपोनेंट और ये हो गया मेरा y कंपोनेंट। यानी यहां पर इस पॉइंट पे जो फील्ड जो हमने निकाली है उसको मैं बकायदा लिखकर बता सकता हूं कि y में आपका क्या फील्ड होगा, x में आपका क्या फील्ड होगा। y में आपका फील्ड निकल कर आएगा k लैम्डा नॉट बाय 2r, और x में आपका फील्ड निकल कर आएगा k लैम्डा नॉट बाय 2r विथ अ फैक्टर ऑफ पाई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वैल्यू बताओ रिजल्टेंट की, तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो आता ही है ना। द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी, जो मैं रेड में दिखा रहा हूं ऐसे दिखाओ ना, रिजल्टेंट विच इज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा k लैम्डा नॉट बाय 2r अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये कैसे आया, ये वेक्टर से आया है। तो अब ये सवाल को अच्छी तरह से देख लो, और इसमें लर्निंग के लिए जो चीज थी वो ये था। ठीक है, अगला सवाल करने जाते हैं।